हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस। तो देखिए, ये जो वीडियो का पार्ट 1 है पहले ही अपलोड हो चुका है। ये क्लास 9th की लिए बनाई गई है और ये हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति, और ये हिंदी मीडियम के लिए है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसे बड़े आराम से देख सकते हो और इसे समझ सकते हो। इसका चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है पहले ही अपलोड हो चुका है और ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है कि क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए, पिछले भाग में आप देख चुके होंगे किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिया था। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि फ्रांस में लुई 16 का शासन चल रहा था, जो कि बूरो वंश से रिलेट करता था। उसका वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इसका एमसीक्यू में, तो आप लोग इसे याद रखना। तो देखिए, अब देन क्या हुआ। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। अब देखो, उस टाइम पे क्या था, जब पहले के समय में जो फ्रांस में सम्राट अपनी मर्जी नहीं चला सकता था, तो उसके लिए एक एस्टर्स भी बैठा करते थे। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो एस्टर जनरल। ठीक है, प्रतिनिधि सभा भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, अब इनका काम होता था कि एक बैठक बुलाई जाती थी, जो कि मंजूरी लेनी पड़ती थी सम्राट को इनसे, जो भी उसे काम करना है उसके लिए। तो आप लोग याद रखिए, मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ और इन पॉइंट्स को आप लोग लिखते भी जाइएगा अपनी कॉपीज में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे एमसीक्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अब देखो अब देन क्या था कि एस्टर्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। ठीक है, जिसमें क्या था, तीनों एस्टर्स के जो लोग थे अपने अलग अलग प्रतिनिधियों को वो लोग भेजते थे। ठीक है, 3 एस्टर्स आपको याद होंगे। पहले एस्टर्स में कौन आता है, पादरी वर्ग, पादरी यानी कि जो चर्च में जो फादर होते हैं वो। दूसरे एस्टर्स में कौन आता है, कुलीन वर्ग, यानी कि जो अमीर जो लोग होते हैं वो लोग हो गए आम भाषा में। और अगर हम तीसरे एस्टर्स की बात करें तो जो वकील हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, और जो भी छोटे किसान हैं, बड़े किसान हैं, जमींदार हैं, वो सब आपके तीसरे एस्टर्स में आते हैं। ठीक है, तो अब देखो, एस्टर जनरल आते थे। अब इसमें क्या था, लेकिन सम्राट ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी। यानी कि सम्राट का ही काम था, यानी कि लुई 16 ही ये तय करेगा कि ये बैठक कब बिठाई जाएगी। और इसकी अंतिम जो बैठक कब हुई थी उस टाइम पे, ये हुई थी 1614, यानी कि 1614 में हुई थी। तो बस आप याद रखने की एस्टर जनरल के यानी कि प्रतिनिधि सभा होती थी, जो कि एक तरह से निर्णय लेने का काम करती थी, जैसे कि आज के समय में आप संसद देखते हो। अब देखो, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 यानी कि 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टर जनरल की बैठक बुलाई। अब देखो, लुई 16 ने क्या करा, फिर से एक बैठक बुलाता है वो 1789 में। अब उसका रीजन क्या था, वो क्या चाहता था, टैक्स को बढ़ाना। अब देखो, जैसे कि हमने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में इस चीज का जिक्र करा है कि उसको टैक्स क्यों बढ़ा रहा था वो। देखो, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे थे, कहीं युद्ध पे वो खर्चा करता था, अपने शान शौकत के लिए वो बहुत ज्यादा खर्चा करता था, अपनी जो भी सेना है उनको रहन सहन के लिए, उनके वस्त्र हो गए और जो उनकी जो भी वेपन्स है उन पे बहुत ज्यादा वो खर्चा करता था, जिससे बहुत ज्यादा पैसों का संकट वहां पे उत्पन्न हो चुका था। तो अब भाई जाहिर सी बात है, अब पैसों का संकट है तो उसके पास क्या है कि भाई सारा चीजें किस पे डाल दो, आम जनता पे। तो उसने क्या सोचा कि मैं क्या करूंगा, अब टैक्स बढ़ाऊंगा। तो उसने वहां पे प्रस्ताव पेश करा एस्टर जनरल के सामने कि उसे टैक्स बढ़ाना है। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्षा के आलिशान भवन को सजाया गया पहले, और दूसरे एस्टर्स ने इस बैठक में अपनी। अब देखो, याद रखना आप लोग, पहले और जो दूसरे एस्टर्स के लोग हैं उनके लिए मतलब कितने लोग उन्होंने भेजे थे, 300 प्रतिनिधि उन्होंने भेजे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और तीसरे एसएस के जो लोग थे वो कितने थे, आप लोग इसको भी याद रखना, वो 600 यानी कि 600 थे। ठीक है, पर लेकिन अब क्या था कि जो पहले और दूसरे एसएस के लोग थे उन्हें तो बैठने के लिए आराम से बातचीत करने का मौका दिया जाता, पर लेकिन जो तीसरे एसएस के लोग थे उन्हें बस वहां पे खड़े रहने दिया जाता और उनकी बातें नजरअंदाज ही कर दी जाती। मतलब उनका आना ना आना एक बराबर है, बस वो नाम के लिए थे, वहां पे कुछ काम नहीं था उनका। अब देखो, तीसरे एस्टस के जो प्रतिनिधि थे, रिप्रेजेंटेटिव कौन होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, जो समझ सकते हैं चीजों को। और उसमें भी किसको आने का मंजूरी नहीं दे रखी थी, जो किसान हो गए, यानी कि किसान है, औरतें हैं, कारीगर हैं, उनको सभा में आना वर्जित था, यानी कि वो लोग वहां नहीं आ सकते थे। पर लेकिन अगर वो आ नहीं सकते तो अपनी बात कहेंगे कैसे, तो अपनी बात के लिए वो लोग क्या कर सकते थे, वो अब लेटर्स वगैरह उन्होंने लिखा। ठीक है, 40,000 के करीबन वहां पे उन्होंने लेटर्स वहां पे दिए, जिनके जरिए वो अपनी बातें उस सभा में रखते।
एसएस जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, यानी कि जैसे कि एक वोट देने का अधिकार है। आज भी आप लोग इस चीज को देखते हो। अब इस बार भी लुई 16 इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। मतलब उसने सोचा कि भाई अब मुझे टैक्स बढ़ाना है तो मैं ये सभा रखता हूँ और जिसके जरिए वो टैक्स बढ़ाएगा। पर लेकिन इसमें क्या था कि अब की बार तीसरे एस्टस के लोगों ने सोचा कि भाई हमें अपनी डिमांड सामने रखनी चाहिए। हर बार मतलब वो ही क्यों दबे, क्योंकि टैक्स अगर बढ़ता तो उन्हें भी तो बढ़ा, मतलब उनको ये दिक्कत होती, क्योंकि पहले और दूसरे लोगों से तो टैक्स नहीं लिया जा रहा था। ठीक है, तो अब उन्होंने भी अपनी मांगे रखनी शुरू कर दी। ठीक है, अब वो बोलते थे कि भाई हमें भी वोट देने का अधिकार दो, हम भी वोट देंगे और अपनी बात वहां पे रखेंगे। देन उसके बाद ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। मतलब भाई जाहिर सी बात है, जिस लोकतंत्र में क्या होता है कि हर किसी का एक वोट होता है और हर किसी की बातें समझी जाती है, सुनी जाती है। तो अब देन उसे रूसो ने भी अपनी पुस्तक में इस चीज का वर्णन करा है। रूसो एक फेमस फिलोसोफर है जिसका नाम हमने पहले भी लिया था। उनकी बुक का नाम क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक पॉइंट को याद रखना और इसे लिख लेना। और ये जो पूरी कहानी जो चल रही है, स्टोरी जो चल रही है, आप इसे एक तरह से इंटरेस्ट लेके सुनिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा उसे सुनने में। देन उसके बाद क्या होता है भाई, जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया तो तीसरे के प्रतिनिधि, मतलब अब सम्राट ने तो मना कर दिया बिल्कुल ही कि भाई हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। तो जिस वजह से तीसरे के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उन्होंने उस सभा का विरोध करते हुए वो लोग वहां से बाहर चले गए। और उन्होंने क्या करा फिर, तीसरे के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का, मतलब वो लोग बोलते थे कि हम पूरे फ्रांस का ही प्रतिनिधि करता है। क्यों? क्योंकि भाई वो कहीं ना कहीं फ्रांस के हर कोने कोने से ही तो आए हुए लोग थे, क्योंकि कुलीन वर्ग जो थे उनका भी कुछ क्षेत्र में ही था बस प्रभुत्व, और जो पादरी थे वो चर्च में थे। पर लेकिन जो छोटे छोटे हर छोटे घर से जो बिलोंग करता था वो तीसरे के ही लोग थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वार्सा के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए, यानी कि जो तीसरे एस्टस के लोग 600 लोगों ने वो सभा जो छोड़ दी थी, वो लोग कहाँ इकट्ठे होते हैं? वार्सा के इंडोर टेनिस कोर्ट में। वार्सा एक जगह है, आप लोग इसे याद रखना। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करा। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए उन्होंने अपना नाम क्या रखा? नेशनल असेंबली। और उन्होंने शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने के लिए संविधान तैयार नहीं हो जाता तब तक उनकी असेंबली भंग ना होगी। यानी कि आप लोग याद रखना, जो नेशनल असेंबली थी उसमें तीसरे एस्टस के लोग थे और उनका क्या मानना था कि अब हम एक संविधान तैयार करेंगे जिसके अकॉर्डिंग काम काज किया जाएगा। ठीक है, अब उनका नेतृत्व यानी कि जो उनकी लीडरशिप थी कौन कर रहा था? मिरावियो और आवेसिए। ठीक है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, तो आप लोग याद रखना। मिरावियो का जन्म एक कुलीन फैमिली से बिलोंग करता था वो। ठीक है, पर लेकिन वो देख लो तीसरे एस्टेस के लोगों को ही अब मान रहा है। ठीक है, उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले, मतलब वो उस चीज का बहुत ज्यादा विरोध करता था कि मतलब ये विशेष अधिकार गलत है। ठीक है, उसने एक पत्रिका निकाली थी, वार्सा में जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार से भाषण भी दिए, मतलब वो भाषण भी दे रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, अब देखो शीर्षक से, अब जिसने उस पत्रिका में क्या था शीर्षक? तीसरा एस्टेस क्या है। ठीक है, शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका उसने लिखी, यानी कि पैम्फलेट जिसे आप बोल सकते हो। ठीक है, जिसके जरिए वो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, लोगों के सामने अपनी बातें रख रहा था। आप लोग देख सकते हो किस तरह से इस चित्र में भी इस चीज को दर्शाया गया है। अब देखो, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान सभा का मतलब प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, तो पूरा जो फ्रांस आंदोलित हो रहा था। मतलब नेशनल असेंबली ने क्या काम लिया कि वो अब संविधान का प्रारूप तैयार करेंगे। ठीक है, ड्राफ्ट तैयार करेंगे कि क्या काम करना है। और अब क्या था कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड भी पड़ी, जिस वजह से फसल भी बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, खराब हो चुकी थी। चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही थी। ठीक है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। बेकरी मालिक जो थे उस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे, जैसे जमाखोरी करने में लगे हुए थे। जमाखोरी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कभी आपने देखा होगी गेहूं की जो फसल है वो बहुत ज्यादा कम हुई, तो जो बहुत से जो लोग हैं जो गेहूं को बेचते होंगे तो वो लोग उसको इकट्ठा कर लेंगे, और जब लोगों को ज्यादा नीड होगी उस टाइम पे उनकी, वो उसको महंगा करके बेचेंगे। ठीक है, तो बेकरी मालिक भी उस दौरान ये सब चीजें कर रहे थे, जिस वजह से अब औरतों ने बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने दुकानों पर धावा बोल दिया। ठीक है, दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया, जिससे 14 जुलाई को वास्तिल में लोगों ने
हमला कर दिया। तो ठीक है, आपकी ये जो कहानी है यहीं से थी, जो आपने अभी ऊपर पढ़ा था, जो पार्ट 1 हमने बनाया था, वो यही चीज थी। अब देखो देहाती इलाकों में, गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जो जागीरों के मालिक हैं, अब क्या करने वाले हैं वो लोग, मतलब उन्होंने क्या अफवाह फैल गई है कि जगह-जगह गुंडे बवाली आ चुके हैं, लाठियाँ लेके उन्हें मारने के लिए, लड़ने के लिए। अब कई जिलों में बहुत ज़्यादा भय फैल गया, यानी कि डर का माहौल पहुँच चुका था, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने की बहुत ज़्यादा संभावना थी। ग्रामीण किले जो होते हैं वहाँ पे हमले बोले जा रहे थे। ठीक है, छोटे-मोटे किसानों ने भी अपने कुदाली और बेलचों को ले लिया था, जिससे वो हमले कर रहे थे वहाँ के लोगों पर। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह से आक्रामक माहौल वहाँ पे बन चुका था। ठीक है, जो भी अन्न भंडार थे उन्होंने उसको लूट लिया, लगान संबंधी दस्तावेज थे उसको जला दिया, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, आप लोगों ने ये रास्ता अपनाया अपनी परेशानी को दूर करने का। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और देन अपने विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। ठीक है, अब भाई, अब उसको लगा लुई 16 को कि भाई उसकी बात तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, कोई नहीं सुन रहा है, तो उसने नेशनल असेंबली को क्या दे दिया, मान्यता दे दी है। फिर देन उसके बाद क्या होता है कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा, मतलब अब वो अपने मन मुताबिक काम नहीं कर सकता, अब संविधान के अकॉर्डिंग ही वहां पे काम किया जाएगा। अब देखो 4 अगस्त 1789 की रात, यानी कि 1789 को क्या हुआ, असेंबली ने करो कर्तव्यों बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया, यानी कि उन्होंने जो टैक्स लिए जाते हैं, सामंती व्यवस्था, बड़े बड़े किसानों की जो सुनी जाती है, उस सबको उन्होंने खत्म कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकारों को त्याग देने के लिए विवश कर दिया गया, मतलब जो विशेष अधिकार थे कि ये लोग टैक्स नहीं देंगे, उस चीज को भी खत्म कर दिया। ठीक है, धार्मिक जो कर है उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी कि जो चर्च को देना चाहता था, और इस प्रकार मतलब कम से कम उनको कितनी ज्यादा चीजें मिलकर, देख रहे हो, 20 अरब के करीब लिवरे संपत्ति उन्हें प्राप्त हुई, जो कि कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग ने अपने कब्जे में ले रखी थी। तो देख रहे हो उन्होंने किस तरह से हर चीज को संभाल लिया नेशनल असेंबली ने। अब देखो फ्रांसीसी संवैधानिक राजतंत्र पर बन गया। अब क्या बन गया भाई, संविधान आ गया और सब काम अब फ्रांस में संविधान के अकॉर्डिंग होने लगा। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया और इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों पर सीमित करना, यानी कि सम्राट की शक्तियों को एक तरह से कंट्रोल में करना। ठीक है, 1791 से, ठीक है, ये सब तैयार हो गया उनका संविधान, और एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, यानी कि देखो क्या क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, ये सरकार की शक्तियों के 3 अंग हैं जिनके अकॉर्डिंग सरकार काम करती है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब काम होने लगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी किस तरह से इस चित्र में भी दिखाया गया है। देखिए, यानी कि न्यायपालिका हो गई, न्यायपालिका यानी कि जो जिसमें आपके जज होते हैं जो कि न्याय करते हैं, जस्टिस करते हैं। कार्यपालिका हो गई जिसमें एक राजा होगा और कुछ मंत्री होंगे। ठीक है, राजा का जो, अब देखो राजा के ऊपर भी कौन कंट्रोल करेगा, विधायिका है। विधायिका मतलब ये हो गया आपका सिस्टम। ठीक है, इसमें नेशनल असेंबली हो गए। ठीक है, नेशनल असेंबली के लोग हैं, इनमें से चुन के आए हैं। ठीक है, इन लोगों में से चुन के आए हैं नेशनल असेंबली के लोग जो है, और आप लोग समझ पा रहे होंगे। और देखो फिर ये वाले लोग कहाँ से चुन के आए हैं, तो इन लोगों को इन लोगों ने चुना है। ठीक है, इन लोगों ने इनको चुना है जिन्हें आप सक्रिय नागरिक कहोगे। सक्रिय नागरिक कौन, जो उनको वोट देने का अधिकार है। और देखो निष्क्रिय नागरिक कौन है, जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, जिनमें जैसे 25 वर्ष से कम उम्र के लोग हो गए, और लगभग कितने हो गए, पुरुष हो गए और बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, ये लोग इसमें थे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। अब देखो 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। अब यानी कि कानून बनाने का अधिकार किसके हाथ में आ गया, नेशनल असेंबली के हाथ में। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, ठीक है, इनडायरेक्टली, जैसे अभी हमने ऊपर देखा ही था। अब सबसे पहले क्या था, एक निर्वाचक समूह चुना जाता था। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा निर्वाचक समूह है। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला, इसमें 50,000 लिखे हुए हैं और निर्वाचक समूह था। उसके बाद क्या होता था, और जो पुणे असेंबली के सदस्यों को चुनते थे, और सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। सिर्फ किसको था, 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, जो कम से कम कितने
जो कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते हो, मतलब जो ज्यादा टैक्स देते हो उन्हीं को अधिकार था कि वोट दे सकते हैं। और जो बाकी पुरुष हो गए, महिलाएं हो गई, ये सब निष्क्रिय नागरिक थे। ठीक है। और निर्वाचकों की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यानी कि अगर वो लोग वोट देना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि वो लोग क्या हो, उनको ज्यादा टैक्स देने वाले वो लोग होने चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है आपको कि संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। इसमें मतलब दिखा रखा था कि पुरुष एवं नागरिक जो है उनके क्या अधिकार होंगे। आप लोग देख सकते होंगे जीवन का अधिकार है उनके पास। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई। और क्या हो गया, अधिकार और कानूनी बराबरी है उनके पास। नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकार, ये ऐसे अधिकार है जिन्हें कोई भी छीन नहीं सकता, जो कि प्राकृतिक रूप से उन्हें प्राप्त होते हैं, तो वो नैसर्गिक अधिकार हो गए। ठीक है। अधिकारों के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त था, जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। राज्य का ये कर्तव्य होता था कि वो इन अधिकारों की क्या करे, रक्षा करे। ठीक है। तो इतनी कहानी थी, आपको आई होप कि समझ आ रही होगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। अब देन आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट जो है आपका, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो चित्र आपको नजर आ रहे हैं, चलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। राजनीतिक प्रतीकों के मायने, जैसे कि टूटी हुई जंजीर जो आपको दे रखी है, टूटी हुई जंजीर, इसका क्या मतलब है भाई, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का इस्तेमाल होता था। अब भाई ये टूटी हुई जंजीर है तो इसका मतलब क्या है कि दास अब क्या हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। ठीक है। रुक जाओ, सॉरी। ओके। यानी कि इसमें क्या मतलब हो रहा है कि दास जो है अब इसमें आजाद हो गए हैं, इसलिए जंजीरें क्या हो रखी है, टूट रखी है। ठीक है। अब देखो नीचे क्या दे रखा है आपको, छड़ों का बरछीदार गट्ठर। इसका मतलब होता है कि अगर एक अकेली छड़ी होती है तो जिसे इजी होता है तोड़ना, पर लेकिन इसमें क्या है, छड़ियों का समूह है तो जिसे तोड़ना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी कि एक तरह से किस चीज का प्रतीक है, एकता में ही बल है, यानी कि एक तरह से ये एकता का प्रतीक है। अब धन आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि सर्वदर्शी आंख का ज्ञान प्रतीक है, सूर्य की किरण अज्ञानी रूपी अंधेरे को मिटा देगी। यानी कि वो बोलते हैं कि एक जैसे कि गॉड है ना, जिनका सबके ऊपर नजर है, तो जिस तरह से सूरज होती है, ये सूरज की जो रोशनी है, जो अंधेरा जो फैल रखा है उसको दूर करता है, वैसे ही जब आपके पास ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, तो आपका जो अज्ञान है वो कहीं ना कहीं चले जाता है। अब देखो राजदंड, इसका मतलब क्या है, ये शाही सत्ता का प्रतीक है। ठीक है। देन उसके बाद आपको ये सांप नजर आ रहा होगा जो अपनी ही पूंछ खा रहा है। इसका क्या मतलब है कि सनातनता का प्रतीक, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। यानी कि बोल रहे हैं कि सनातनता मतलब जो आपका धर्म है उसका कोई और छोर नहीं है, यही आपके लिए सर्वव्यापी है। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। ओके 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 ओके। देखिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग देखिए रेड जो टोपी आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि दासों द्वारा स्वतंत्रता का प्रतीक है ये। ठीक है, किस चीज का प्रतीक है कि दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद जो टोपी वो लोग पहनते थे, ये उसका प्रतीक है। ओके। नेक्स्ट जो आपको ये लेडी नजर आ रही होगी, नीला सफेद लाल, ये कलर जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे ये। ठीक है, नीला सफेद और लाल, आप लोग इसको याद रखना। उसके बाद डैनो वाली स्त्री एक कानून का प्रतीक है, आप लोग इसको भी याद रखना। जैसे ये हमने हमारे यहाँ पे आपने देखा है कानून की देवी होती है जिसने काले रंग की पट्टी बांधी होती है अपने आंखों में, तो वैसे वहां पे ये जो है, ये वाली जो देवी है ये कानून का प्रतीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट विधि पट। देखो विधि पट है यानी कि कानून है, कानून से रिलेट कर रहे हैं कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर है, इसका मतलब ये है। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़े। हम हमारी जो वीडियो थी यहीं तक थी।
आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आप लोग इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। देखिए, मैं इसे विस्तार से बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी आपका जो पॉइंट है वो रह ना जाए, ठीक है? जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए हम अलग से सेशन चलाएँगे जिसमें आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी रखे जाएँगे। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लास को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप वीडियो को दोबारा से देखना चाहते हो तो इसे दोबारा से देखना और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो। और अगर आपको कुछ स्पेशल वीडियोज़ और चाहिए तो आप इसके लिए भी कमेंट कर सकते हो और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।